स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं अभी लाया हूँ कौन से, देख लो। ये है आपका BCOS 185 का सॉल्व्ड असाइनमेंट, ठीक है, जिसका टाइटल है आपका उद्यमिता। मैं ये क्यों लेके आता हूँ, क्यों लास्ट टाइम में मैं ये क्यों लेके आता हूँ? देखिए, मैंने आप लोगों को क्या क्या करवा दिया। मैंने आप लोगों को कंप्लीट बुक जो है रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करवाया। जहां से क्वेश्चन बनेंगे पूरी अच्छे तरह से मैंने इजी लैंग्वेज बता दिया, पूरा चैप्टर्स को एक बार रिवाइज करवाया। देन उसके बाद नोट्स भी मैंने कंप्लीट करवा दिया। नोट्स मतलब नहीं समझे कि मैंने आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस 5 इयर्स के जो थे उन सभी को कंप्लीट करवाया बहुत ही इजी लैंग्वेज में। दोनों मैंने कंप्लीट करवा दिया। देन मैंने देखो, ये जो असाइनमेंट होते हैं ना, जो आप लोग सबमिट करते हैं, तो इसे हल्का में नहीं लेना है। इनसे होता क्या है कि 2 से 3 क्वेश्चन, मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम ज्यादा ही कहो, मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसका जो एग्जाम होता है आपका 100 मार्क्स का पूछ होता है, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है और आपको 3 घंटे का समय मिलता है। यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाए उनमें से सिर्फ 5 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। और मैंने आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर में और बुक रिवीजन में इस तरह से करा दिया है ना कि ये 5 क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम के लिए ये हलवा है। क्या है? हाँ, हलवा। कौन हलवा? गाजर का हलवा, टेस्टी वाला, है ना। तो ये है, इसीलिए मैं कहता हूँ भैया कि आप लोग जल्दी से वो वाला भी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक। और दूसरी बात, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का जो नोट्स है BCOS 185 का, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश दोनों के लिए, तो देखिए आप लोग जाके नोट्स परचेस कर सकते हैं। यानी एग्जाम होने से 10 मिनट 15 मिनट पहले भी एक बार रिवाइज कर लिए ना पूरा ऊपर से नीचे तक, तो एग्जाम में डेफिनेटली है कि अच्छे से मतलब लिख पाओगे। फिर भी मतलब फेल तो नहीं होंगे आप। देखो, जब भी आप कोई क्वेश्चन आंसर को देखते हैं ना, उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग कहते सर जी कहाँ है सर, कैसे है, मतलब इतना छोटा आंसर, इतना ये भैया समझने की कोशिश करो ना, खुद से लिखो। इतना छोटा बच्चा थोड़े ना हो, चॉकलेट खा रहे हो क्या? चॉकलेट खाने वाले बच्चे हो? अरे, इतना सारा बच्चा एकदम बड़े हो गए अब तक, कितना बड़े हो गए हैं, जवान हो गया है, फिर भी कह रहा है कि मतलब याद नहीं हो रहा है, ये वो हैन टेन, नहीं लिख पाएंगे, छोटा आंसर। हे भगवान, ऐसा कैसे कैसे बातें करता है। तो ये सब छोड़िए, वो सब भूलिए, है ना। ध्यान से कुछ चीजें समझने का, अभी समझ नहीं पाएंगे, मैच्योर्ड हैं अभी, तो कुछ भी हो सकता है। सो मैं असाइनमेंट इसलिए लेके आऊँ, 2-3 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, कम से कम, ज्यादातर और भी कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो एक बार रिवाइज कर लो। आपके एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन और 20 मार्क्स के क्वेश्चन दोनों होंगे। अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे तो आपको 4 से 5 पेज में लिखना है, 400 से 500 वर्ड्स में। और 20 मार्क्स के, सॉरी 10 मार्क्स के रहेंगे तो फिर से मैं आपको बताऊं, अगर 20 मार्क्स के रहेंगे तो आपको 4 से 5 पेज में लिखना है। और 10 मार्क्स के रहेंगे तो आपको स्टूडेंट्स 2 से 2.5 पेज में लिख देना, ठीक है। इतना समझ रखना, इतना ध्यान रखना। तो 10 मार्क्स के लिए 200 या 250 वर्ड्स में लिखना पड़ते हैं। सो ध्यान रखना इस बात। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, समझते हैं, थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ना। देखिए भैया, सबसे पहले तो एक चीज आपको समझना होगा क्वेश्चन देखने से पहले। सबसे पहले ये चीज क्या समझना होगा कि ये जो आप लोग देखते हैं उद्यमिता, आखिर ये क्या है? इंटरप्रेन्योरशिप ये क्या है? ये समझ में आ जाता है ना, आप तो सब चीज समझ में आ जाता है इस बुक में। सब पूरे चैप्टर्स जितने भी है सब कुछ समझ में आएगा, अ, अगर आपने उद्यमिता को सही से समझा। उद्यमिता क्या होता है? जब भी कोई इंसान एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता है, यानी कि कोई भी छोटा या बड़ा, जब कोई भी व्यक्ति कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करता है, स्टार्ट करने में वो संघर्ष करता है, मेहनत करता है। एक बिजनेस, नया बिजनेस को स्टार्ट करना, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? उद्यमिता कहेंगे। मजा आ रहा? समझ में आ रहा? समझ में आ रहा तो बोल दीजिए सर समझ में आ गया, बहुत कंफ्यूजन था, बोलो। अगर समझ में आया तो बोल दो भाई, बोलो, कमेंट कर दो, कमेंट करो बरो, कमेंट करो, कमेंट करो। चलो आगे।
आप लोग एग्जाम कहाँ कहाँ से दे रहे भैया? आप लोग कहाँ से हो, किस सिटी से हो? बताओ बताओ बताओ, पता चले एक दूसरे को कमेंट में भी कि भैया आप कहाँ से हैं। चलिए, जब ये चीज समझ में आ गया कि उद्यमिता क्या है, देन ये क्वेश्चन भी तो हलवा बन जाएगा ना। प्रबंधकीय दक्षता का क्या अर्थ है? उद्यमियों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने वाली विभिन्न कारक दक्षताएं क्या है? तो प्रबंधकीय दक्षता मतलब देखो, जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा तो स्टार्ट करने से पहले भैया प्लानिंग करना होगा, और प्रबंध तो करना ही पड़ेगा। बिना प्रबंध का तो कुछ नहीं कर सकते ना। अब मान के चलो आपने स्टार्ट किया, आप स्टार्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं बिना कुछ लगाए हम कर लेंगे, हो जाएगा। तो ये तो हलवा, ये तो कोई हलवा वाला बात नहीं, चॉकलेट थोड़े ना है भैया। तो भैया इस तरह से आपको क्या करना होगा, उसके लिए पूंजी, लेबर लेबर अच्छे जगह, वर्कर्स, इन सभी चीजों का क्या होता है स्टूडेंट्स, जरूरत होता है। सो आपको करना क्या है, प्रबंध करना होगा। देन उनमें उद्यमियों को, अब देखिए इसमें से क्या है, समझिए। प्रबंध दक्षता का अर्थ है, समझिए थोड़ा थोड़ा। प्रबंधकीय दक्षता किसी व्यक्ति की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वह संगठन या उद्यमों के संसाधन, जैसे मानव संसाधन, पूंजी, समय, तकनीक का प्रभावी ढंग से उपयोग करके निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करता है। मैंने आपको बताया भी, मैंने जो आपको बताया वही है, हलवा तो है नहीं, वही तो है। हाँ, कि मतलब बिना पैसा का लगाए, बिना कर्मचारी लगाए तो भैया कुछ तो होगा नहीं, है ना। अब यहाँ पे उद्यमियों के लिए प्रबंधकीय दक्षता अत्यंत आवश्यक होती है, क्योंकि उन्हें योजना बनानी पड़ती है, निर्णय लेने पड़ते हैं, कर्मचारी का नेतृत्व करने और बदलते सफल उद्यमिता का आधार ही मजबूत प्रबंधकीय की दक्षता है। समझ में आ गया? तो क्या है भैया, प्रबंध की दक्षता का अर्थ। तो भैया मैंने आपको बताया ना कि योजना बनाना, है ना, सही समय पर काम करना, निर्णय लेना, सही जगह ढूंढना, तो ये सब प्रबंध की दक्षता ही तो है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ पॉइंट याद कीजिए। आप वीडियो को रोक रोक के ना आप लोग समझ लीजिएगा, है कि नहीं। उद्यमियों के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार की दक्षताएं क्या है, याद रखिए। तकनीकी दक्षता, है ना, और ये रोक रोक के पढ़िए, समझ में आ गया तो समझ में आइए जाएगा ना। उसके बाद मानवीय दक्षता, है कि नहीं। उसके बाद वैचारिक दक्षता, ये सब हम जो बोल रहे हैं ना, नीचे नीचे जो है ना रोकर पढ़िए। हम थोड़ा टाइम को ना रिवाइज कराने आए हैं, बताने आए हैं कौन कौन क्वेश्चन कैसे। आप लोग रिवाइज कर लो, देख लो, और जल्दी जाके बुक रिवीजन नहीं किए हैं तो वो भी थोड़ा सा कर लीजिएगा, टाइम हो तो। और दूसरी बात, स्पीड बढ़ा के कर लीजिएगा। दूसरी बात ना, आप जो भी हो नोट्स ले लीजिए, नोट्स परचेस कर लीजिए, सही रेट पे आपको नोट्स मिलेगा। लेकिन देखो, अब मान कर चलो कहीं जाते हो, खाते हो पीते हो, है ना, चॉकलेट, ये सॉरी, कहीं गया, कुछ मार्केट वार्केट में कुछ लिया तो 40-50-100 का बिल बना लेता है ना आदमी। तो देखिए ये लाइफ है, फ्यूचर है ना, ये क्या भैया, फ्यूचर है। तो फ्यूचर के लिए न मत सोचा करो। एग्जाम से ना 10 मिनट पहले भी अगर नोट्स लेके जाते हैं तो आप समझो कि फ्यूचर बना रहे हैं भैया, वो बहुत काम आने वाला चीज है। समझ में आ गया? हाँ, तो ये बात समझो। अम, जाके चाउमीन बर्गर खाओगे, क्या फायदा, वो सब जंक फूड खा के हैं। तो इसीलिए कहता हूँ ना, ये चाउमीन बर्गर वो पास्ता पास्ता है, क्या क्या होता है हमको भी नहीं पता, नहीं खाते हैं ना वो सब चीज है। मोमोज, क्या क्या सब खाता है नया नया है। ऐसे ही है। ये सब चीज खा के टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट करो, हैं। थोड़ा सा पेट भरने के लिए वो जंक फूड खाते हो, उससे अच्छा घर में खाना खा सकते हो ना। तो ये एक्स्ट्रा व्यर्थ करते हो ना, तो उससे अच्छा काम करो, उस पैसा का सही यूज करो। सही है ना। चलो, गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग ये ना सोचना कि सर लूटने के चक्कर में, ये करने चक्कर में, वो करने चलते पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स क्या भाई, रियलिटी जो है कि नहीं। संचार दक्षता, नेतृत्व दक्षता, देखो आगे बढ़ो। निष्कर्ष है, निष्कर्ष में पढ़ लेना। ये हम आपको बस रिवाइज कराने आया हूँ। अगला जो है, नव उत्पाद विकास की प्रक्रिया के चरणों। नव उत्पाद, देखो, नव मतलब नया, कोई नया चीज का प्रोडक्शन करना, उनके प्रक्रियाओं का चरण। देखो नाम से ही पता, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, बताओ, नाम से ही पता चलता है कि नव उत्पाद, नया उत्पाद। जब कोई नया उत्पाद करेंगे, उसकी प्रोडक्शन की क्या चरण, क्या क्या प्रक्रिया होगी, है। देखो, नवोत्पाद विकास वो सुनियोजित और क्रमबद्ध प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से कोई संगठन नए उत्पाद की कल्पना करता है, देख लो, उसे सफलतापूर्वक बाजार में प्रस्तुत करता है, देख लो। हे भगवान, वीडियो को रोक के पढ़ो, पढ़ो। तो नव उत्पाद के विकास की प्रक्रिया के चरण,
नव उत्पाद विकास की प्रक्रिया का पहला जो चरण होता है वो विचार सृजन होता है। पहला चरण विचार सृजन होता है। क्या होता है? विचार सृजन। इस चरण में नए उत्पाद से संबंधित विचार विभिन्न स्रोत जैसे कि उपभोक्ता, कर्मचारी, बाजार अनुसंधान, प्रतिस्पर्धा और तकनीकी प्रगति से किए जाते हैं। है ना? इसका उद्देश्य अधिक से अधिक संभावित विचारों को एकत्र करना होता है। दूसरा चरण होता है विचार छटनी, है ना? जिसमें प्राप्त विचारों की जांच की जाती है और व्यवहारिक अलाभकारी जोखिमपूर्ण विचारों को हटाया जाता है। मतलब कि प्लानिंग करने के वक्त, है ना, प्रोडक्शन करते समय जो विचार आपको लगता है नहीं इससे नुकसान होगा, ऐसे करने से ये होगा, वैसे करने से वो होगा, उन सब चीजों को गोली मार देते हैं। ठीक है, हटा देते हैं। दूसरा है आपका तीसरे चरण। इसमें उत्पाद अवधारणा का विकास और परीक्षण किया जाता है। मतलब जो हम प्रोडक्शन यूज जो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, जो बेचेंगे, उनको परीक्षण परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि जो हमारा मैंने जो फैसला लिया है, डिसाइड किया, वो सही है कि गलत है। उसके बाद विपणन रणनीति, मतलब कि मार्केट में बेचने की टेक्निक्स क्या दिमाग लगाए कि जो बिके, है ना, मजा आए। तो यही तो है। वीडियो को रोक के पढ़िए, पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप इंडिया, मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में भी ये चीज बता दिया है। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? स्टार्टअप इंडिया की स्तुति कार्य योजना की देखो, ये क्या है भैया? ये स्टार्टअप इंडिया जो है, स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार के द्वारा ही 2016 में प्रारंभ की गई थी। ये इसलिए प्रारंभ की गई थी ताकि जो भी छोटे मतलब छोटे मजदूर हो या फिर कोई भी अच्छे ऐसे जो बेरोजगार हो, उनको रोजगार मिल सके, स्वरोजगार मतलब खुद काम कर सके, कोई बिजनेस कर सके, खुद के पैरों पर खड़ा हो सके। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा ये योजना, ये मतलब सपोर्ट समझ लो क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। कब हुआ था भैया? 2016 में। ध्यान रखना, स्टार्टअप इंडिया कब स्टार्ट हुआ भैया? ये योजना 2016 में। ध्यान रखना। इस पहल का जो क्या उद्देश्य था कि नवाचार को बढ़ाया, नया विचार आना, युवाओं के लिए जो रोजगार के नए अवसर सृजन करना। ठीक है, तो यही बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए इस योजना को लॉन्च किया गया। समझ में आ गया? तो कितना मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? मजा बहुत आ रहा है। अब पॉइंट को याद करो, स्टार्टअप इंडिया की 19 सक्रिय कार्य योजना। इनमें से पहला आपका है, देखिए, सरल ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली। ठीक है, पढ़ते चलिए, मैं थोड़ा सा ये पढ़ रहा हूँ, आप लोग इसके अंदर भी पढ़िए, थोड़ा सा वीडियो रोक कर। स्व प्रमाणन व्यवस्था। ठीक। उसके बाद तेज और सरल निकास नीति। चौथा है फंड ऑफ फंड्स की स्थापना, आयकर में छूट, पूंजीकृत लाभ में छूट, बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण, शिक्षण संस्थानों में उद्यमिता। सही है कि नहीं है? मजा आ रहा, बहुत बहुत बहुत। महिला उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्टार्टअप्स। देखो मजा आ गया कि चलो अगला हम लोग देखते हैं, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट से आप क्या समझ, इसे कब तैयार करनी चाहिए? विस्तृत परियोजना मतलब क्या हो भैया? विस्तृत परियोजना रिपोर्ट क्या है? डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मतलब कोई काम हम लोग करेंगे, कोई बिजनेस हम लोग करना चाहते हैं, तो बिजनेस करने से पहले हम लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं उनके लिखित रूप में कि भैया कि हम इसको कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये करना, ये होगा, इतना पैसा यहाँ लगाएंगे, ये सामान वहां रखेंगे, ये बेचेंगे, ऐसा वैसा ऐसा जैसा कैसा, है कि नहीं? यही विस्तृत परियोजना क्या है? रिपोर्ट है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट किसी भी प्रस्तावित परियोजना की संपूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत करने वाला एक औपचारिक दस्तावेज होती है, डॉक्यूमेंट होती है। इसमें परियोजना से संबंधित तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक सभी पहलुओं का विस्तृत विवरण दिया जाता है। ठीक है, आप समझो, बाकी वीडियो को रोक कर देखो। उसके बाद क्या है? विस्तृत परियोजना का रिपोर्ट का अर्थ क्या भैया? कि इसका मतलब ये है कि परियोजना का समग्र विवरण हो, बाकी पढ़ लीजिए। उसके तकनीकी पक्ष का विश्लेषण हो, वित्तीय आकलन हो, संसाधन नियोजन हो। ठीक है, विस्तृत परियोजना कब रिकॉर्ड करनी चाहिए? देखो, परियोजना कब रिपोर्ट कब बनाना चाहिए भैया? विस्तृत परियोजना रिपोर्ट परियोजना शुरू करने से पहले, जब भी कोई चीज स्टार्ट करने वाले हो, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, उनको करने से पहले ये चीज कर लें ताकि आपको बहुत ही ज्यादा मजा आए काम करने में, है ना? और आप जो काम करें वो सक्सेसफुल हो। नेक्स्ट है आपका है वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु, है ना? उनके बाद आपका परियोजना अस्वीकृति के समय। इस तरह से अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट क्यों आवश्यक है? ये भी तो देखना है। क्योंकि अ, जोखिम की पहचान और नियंत्रण हो, निर्णय निर्माण में सहायता हो, है कि नहीं?
उसके बाद सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु, और उसके बाद क्या है भाई, आप पढ़ लो, निष्कर्ष पढ़ लो। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्यावसायिक संगठनों का पर्यावरण की चुनौतियों का सामना करते हुए तैयार करने के लिए गैर वित्तीय संसाधनों का महत्वपूर्ण विचार, महत्व सहयोग महत्वपूर्ण है ना? विस्तार से इसके बारे में बताइए, है कि नहीं? चलिए समझिए। वर्तमान समय में व्यावसायिक संगठन केवल लाभ कमाने तक सीमित नहीं है ना? तो बिजनेस करना सिर्फ लाभ कमाने के लिए ही नहीं लोग करते हैं, ठीक है? क्या करने के लिए करते हैं, बल्कि उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे जो पर्यावरण संरक्षण है, सतत विकास है, इन सब में क्या करें, जिम्मेदारी निभाए, ठीक है? जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों की कमी तथा पर्यावरणीय नियमों का कठोरता ने व्यवसाय के समक्ष नई चुनौतियां क्या कर दी, खड़ी कर दी। ऐसी स्थिति में केवल वित्तीय संसाधनों के बल पर इन चुनौतियों का सामना करना क्या नहीं है, करना संभव नहीं है ना? इसलिए गैर वित्तीय संसाधनों का सहयोग है ना, तो मतलब कि गैर मतलब अलग-अलग चीजों से, अलग-अलग बिजनेस से, बड़े-बड़े कामों से क्या किया जाता है, सहायता लिया जाता है इसमें, ठीक है? जो संगठनों को दीर्घकालीन और पर्यावरण अनुकूल क्या करते हैं, बनाते हैं। चलिए आगे थोड़ा समझते हैं। यहाँ लिखा है, पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने और गैर वित्तीय संसाधनों का महत्व क्या है, समझिए। पहला तो भैया ये है कि मानव और पर्यावरणीय जागरूकता को फैलाना, पढ़ लीजिए बाकी सब इसके अंदर, ज्ञान सूचना और अनुसंधान, उसके बाद प्रौद्योगिकी और नवाचार, देन संगठनात्मक संस्कृति और नैतिक मूल्य, देन नेक्स्ट नीतिगत एवं संस्थागत सहयोग, छठा सामाजिक सहभागिता और नेटवर्किंग। अंडरस्टैंड? चलिए आगे क्वेश्चन, अब खंड ख वाला क्वेश्चन को देखते हैं ना। खंड ख में पहला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण उद्यमिता, कौन सा? ग्रामीण उद्यमिता मतलब कि भारत में जो है गांव में रहने वाले, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो उद्यमिता है, छोटे-छोटे बिजनेस करने वाले लोग, पान का दुकान खोल लिया, पान बेच रहा है, क्या कहते हैं, बिस्किट विस्किट है ना, छोटा-मोटा किराना दुकान खोल लिया, चाय वाय का पकौड़ी उकड़ी बेच रहा है, ये सब छोटा उद्यमिता हुआ। क्या हुआ? छोटी उद्यमिता। समझ में आ गया? ग्रामीण उद्यमिता, हम है ना? चलो, तो इसको बढ़ाने के लिए सरकार की भूमिका, क्या भूमिका है, सरकार क्या कर सकते हैं इनके लिए, चलिए समझते हैं। ग्रामीण उद्यमिता का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों के आधार पर स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों को विकास करना, छोटे-छोटे बिजनेसमैन को, है ना, बिजनेस को आगे बढ़ाना। भारत जैसे कृषि प्रधान देश, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ग्रामीण उद्यमिता न केवल रोजगार सृजन है, बल्कि ग्रामीण गरीबी, पलायन मतलब एक जगह से दूसरे जगह, मतलब समझ लो कि गांव से जाके चले गया, दिल्ली में काम कर रहा है ना, पंजाब में काम कर रहा है, हरियाणा में काम कर रहा है, मुंबई में काम कर रहा है, सऊदी अरब चले गया, तो ये है पलायन। तो भैया अगर हमारे घर में रोजगार होगा, हमारे घर में बिजनेस होगा, पैसे जब घर में आएंगे तो क्यों जाएंगे हम वहां पर कमाने? तो यही बात समझिए ना। उसके बाद क्षेत्रीय संतुलन को कम करने में भी सहायक होती है। ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में सरकार की भूमिका का अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने में सरकार की क्या भूमिका, ये भी समझिए। ये क्या करते हैं, इनकी मदद करते हैं वित्तीय सहायता और ऋण सुविधाएं देकर, प्रशिक्षण और कौशल विकास देकर, बुनियादी ढांचे का विकास करके, महिला और कमजोर वर्गों को प्रोत्साहन करके, इस तरह से क्या करते हैं, सरकार मदद करते हैं, है कि नहीं? चलिए भैया अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण आबादी के विपणन, है ना, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनके विपणन मिश्रण मतलब मार्केटिंग, है ना, तो उनके ग्रामीण क्षेत्र के जो मार्केटिंग होते हैं, किसके मिश्रण में, उद्यमी द्वारा, है ना, जो वहाँ के लोग, जो भी लोग बिजनेस करते हैं, तो उनके बिजनेसमैन जो छोटे-छोटे बिजनेस करने वाले होते हैं, जाने वाले रणनीतियों की संक्षेप में क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। समझिए, ग्रामीण बाजार शहरी बाजार से क्या होता है, भिन्न होता है ना? यहाँ की जो आबादी होती है, वो आबादी, जीवन शैली, आवश्यकताएं और उपभोग व्यवहार अलग होते हैं ना। ग्रामीण उपभोक्ता उत्पादों की गुणवत्ता, उपयोगिता और मूल्य के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसलिए उद्यमियों को ग्रामीण बाजार में सफल होने के लिए विशेष विपणन मिश्रण रणनीति अपनानी होती है। यह रणनीतियां न केवल उत्पाद को ग्राहकों तक पहुंचाने में सहायक होती है, बल्कि ग्रामीण उपभोक्ता के विश्वास और जुड़ाव को भी बढ़ाती है। उत्पाद रणनीति को देखिए।
उत्पाद रणनीति, ठीक है। तो यहाँ क्या उत्पाद रणनीति है कि यहाँ पे दोबारा तैयार की जाने वाली मिश्रण, ठीक है, मिश्रण ग्रामीण आबादी की विपणन मिश्रण में उद्यमी द्वारा तैयार की जाने वाली रणनीति। तो इनकी रणनीति में आप देखो उत्पाद रणनीति भी इसको देखना होगा। उत्पाद रणनीति भी एक अहम भूमिका निभाता है। दूसरा मूल्य रणनीति, बाकी ये सब रोक के पढ़िए, ठीक है। वितरण रणनीति, प्रचार रणनीति, स्थान रणनीति, ठीक है। बाकी निष्कर्ष पढ़िए ना। अब देखिए आपका है एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई अधिनियम है ना, एमएसएमई। तो देखो एग्जाम में आप लोग देखिए स्टूडेंट्स, ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा। 2006 क्या है, अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों के विवेचना कीजिए। तो एमएसएमई अधिनियम 2006 सूक्ष्म लघु और मध्यम मध्यम उद्यमों के विकास और संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा लागू किया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। देखो यहाँ पे एमएसएमई का मतलब ये समझो कि जो छोटे मोटे जो दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, देखो पहले तो छोटा, फिर उनसे बड़ा और उनसे बड़ा, ये सब मतलब कि जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस करेंगे, इनके लिए कुछ नियम लागू होते हैं। नियम को लागू करना, नियम के अकॉर्डिंग रूल बनाना कानून है। तो इसके अकॉर्डिंग ही अधिनियम चलाया गया 2006। ये क्या है भैया, ये अधिनियम क्या है? ये विकास निधि हेतु भारत सरकार द्वारा लागू किया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। क्या भैया, ये एक अधिनियम, ये क्या भैया, कानून है। मैंने आपको बताया क्या है, कानून है। यह अधिनियम उद्यमों को वित्तीय सुरक्षा करते हैं, कानूनी पहचान देते हैं और संस्थागत सहायता प्रदान करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, समझ में आया। तो एमएसएमई क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में रोजगार को बनाता है, सृजन करता है, निर्यात करता है और नवाचार के लिए, नया विचार के लिए महत्वपूर्ण है। सही है कि नहीं है? अब देखो उद्यमों का वर्गीकरण। तो देखो ये क्या है कि इनके अनुसार प्रमुख क्या है, अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, इसके अकॉर्डिंग पहला क्या है, उद्यमों का वर्गीकरण करना, पढ़ लीजिए। बाकी पंजीकरण और पहचान, वित्तीय सहायता, है ना, भुगतान भुगतान सुरक्षा, परामर्श एवं सहायता, ये सब। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में 2 महिला उद्यमियों की सफलता की कहानियों की चर्चा कीजिए। चलिए समझते हैं ये क्या कह रहे हैं। भारत में महिला उद्यमिता ने हाल के वर्षों के उल्लेखनीय प्रगति की है। कई महिलाओं ने सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार कर व्यवसाय में सफलता हासिल की। उनके प्रयास न केवल रोजगार सृजन में सहायक है, बल्कि समाज में महिला सशक्तिकरण का भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। देखिए आप लोग देखे होंगे, अभी अभी देखने को मिलता होगा इस प्रेजेंट टाइम में जो महिला लोग होते हैं वो भी अब एक्टिव हो चुके हैं भैया। जिस तरह से जिस तरह से पुरुष लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, पैसा कमाते हैं, उसी तरह से अब लड़कियां भी इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही है। वो भी अपना स्किल्स को मजबूत करके बिजनेस करती है, कोई भी जॉब करती है। तो ये क्या है, महिला का उद्यमी, ठीक है, महिला उद्यमी, ठीक, महिला उद्यमी। अब सोच लो भैया ये लोग कितने आगे बढ़ रहे हैं, और ये लोग आगे बढ़ के हमारे देश के आय को ग्रो करते हैं, देश के इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। अंडरस्टैंड, ये तो समझ में आ गया। अब देखो कुछ कहानी किसका, किरण मजूमदार शौ का। अब देखो ये क्या है, इसके बारे में समझिए। उसके बाद दूसरा फाल्गुनी नायर का, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब कहानी आप लोग कहानी भी देखिएगा ना, कि इन लोग के शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी देखिएगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। वो चुनौतियों का सामना, प्रेरणा और नेतृत्व, ये सब देख लीजिए, ठीक है, वीडियो को रोककर। अगला तो क्वेश्चन है, पारिवारिक कारोबार के 3 वित्त मॉडलों का वर्णन कीजिए। तो देखिए पारिवारिक कारोबार क्या है, इसमें वो होते हैं जो फैमिली मेंबर्स से होते हैं, या फिर कोई दोस्त यार, मतलब 2-3 लोग मिलकर कोई बिजनेस करते हैं, वो पारिवारिक कारोबार वो पारिवारिक बिजनेस हो गया, फैमिली बिजनेस समझ लो, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, उसमें कोई फैमिली के मेंबर हेड होते हैं, या फिर सभी फैमिली मिलकर काम करते हैं अकॉर्डिंग। तो ये परिवार कारोबार, पारिवारिक कारोबार कारोबार हो गया। चलिए मॉडल में देखिए, पारिवारिक कारोबार समझने के लिए 3 वित्तीय मॉडल अत्यंत उपयोगी है। क्या है, उपयोगी है? यह मॉडल व्यवसाय में परिवार, स्वामित्व और प्रबंधन के बीच संबंधों को स्पष्ट करता है और कार्य में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। परिवार वित्त, ठीक है, पहला आप समझिए ये परिवार वित्त।
इसमें परिवार के सभी सदस्य शामिल होते हैं जो व्यवसाय के प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। यह वृत्त पारिवारिक मूल्यों, परंपराओं और संबंधों को प्रतिबंधित करते हैं। दूसरा, स्वामित्व वृत्त। इसमें व्यक्ति शामिल होते हैं जिनके पास व्यवसाय में हिस्सेदारी होती है। यह वृत्त निवेश, लाभांश और निर्माण में स्वामित्व की भूमिका को दर्शाता है। नेक्स्ट है प्रबंधन वृत्त और आपसी संबंध, संतुलन, ये सब। ठीक है, बाकी आप 3 वृत्त मॉडल को देख लीजिएगा। अब देखिए है यहाँ पे खंड ग में छोटा-छोटा नोट, शॉर्ट नोट्स। अगला क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र की चुनौतियां। देखो, पारिस्थितिकी तंत्र का कहने का क्या मतलब हुआ, यहाँ कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है, ये पारिस्थितिकी तंत्र में क्या है, इकोसिस्टम। ठीक है, अब देखो घर के अगल बगल, अगल बगल का क्या है, ये अगल बगल जो चीज आपको दिखता है ना, जो भी चीज आपका हेल्प करता है, पड़ोसी हो गया, है ना, दुकानदार हो गया, इधर उधर हैंड हैंड, जैसे कि आपको एक बिजनेस का यहाँ पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र की बात होता है, मतलब कि कोई भी उद्यमिता है, कोई भी उद्यमिता के चारों ओर कोई बिजनेस करने वाले, बिजनेस है, व्यापारी है, व्यापार करते हैं, उनके चारों ओर जो लोग होते हैं, जो उनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो कंपटीशन करने वाले लोग होते हैं, बिजनेस, जैसे मान लो हम और कपड़ा का दुकान कर रहे हैं, तो और भी कई लोग उस चीज का दुकान करते हैं, ये सब लोग हो गए, अगल बगल के लोग हैं, जो मतलब क्या होते हैं कि थोड़ा सा चुनौती ये होता है कि उनको जलन हो जाता है ना, कोई चाहेगा कि हमसे ज्यादा वो कमा ले, हमसे सामने वाला ज्यादा टका बना ले, ऐसा नहीं ना, यही सोच की चुनौती बन जाता है। तो यही है पारिस्थितिकी तंत्र की चुनौतियां। ठीक, तो अब देखिए समझ लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक और मानव निर्मित के बीच संतुलन को दर्शाता है। आजकल यह संतुलन कई चुनौतियों के कारण प्रभावित हो रहा है। वनों की कटाई, जैव विविधता घट रही है और मिट्टी का अपरदन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये देखो, ये हाँ, ये जो क्वेश्चन लिया मैंने को, सॉरी, ये आंसर थोड़ा सा गलत है उद्यमिता के अकॉर्डिंग, क्योंकि उद्यमिता का पारिस्थितिक तंत्र ये नहीं होता। तो इसको अपने अकॉर्डिंग मैं समझाऊं, तो ये पारिस्थितिकी जो तंत्र है, ये उद्यमी के अकॉर्डिंग क्या है कि वहाँ के अगल बगल के लोग, है ना, अगल बगल के लोग, और दूसरी बात, कहीं ना कहीं पूंजी भी देने में, अगल बगल के बिजनेस में, ये सब चीज, मतलब ये समझ लो कि यहाँ आपका दुकान है। ठीक है, यहाँ आपका दुकान है, इसके अगल बगल जो भी लोग दुकान करते हैं, ठीक है, कोई भी कार्य को करते हैं इसके अगल बगल, तो इसके अगल बगल जो भी लोग काम करते हैं, ठीक है, तो ये इसके इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक, या फिर आप समझ लो कि मान के चलो कोई अगर बिजनेस करेगा, उसको क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ेगा, उसको मनी चाहिए, है ना, वर्कर्स चाहिए, ठीक है, अच्छा प्लेस चाहिए। ठीक है, तो ये काम करने के लिए एक उद्यमी को क्या चाहिए, जो जो चाहिए वो सिस्टम को ही इनके इको सिस्टम कहेंगे। सो हम लोग आगे चलते हैं, इसको और भी अच्छे से मैंने समझाया है, वहां पे आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आपको देखना है पेस्टल विश्लेषण। चलिए, अब ये कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चन है, यहाँ पे अंतर स्पष्ट करने वाला है ना। इक्विटी वित्त पोषण और ऋण वित्त पोषण, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। एंजल निवेशक और उद्यम पूंजीपति, तो इस तरह से देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट होते हैं ना क्वेश्चन, सॉरी असाइनमेंट के सभी क्वेश्चन मैंने रिवाइज करवा दिया। अब देखिए आप लोगों से यही मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जाके ना परचेस कर लीजिए, जाके परचेस कर लीजिए एग्जाम देने से पहले। और ये देखिए फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा कि भाई आप एग्जाम दे के आओ, कहीं ये सोचो कि मेरा क्वेश्चन छूट गया, ये बात वो बात, तो इनमें से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मैच करेंगे, क्वेश्चन मिलता जुलता आपको मिलेंगे, इसलिए आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एग्जाम पूरा मन लगा के देना, डरना नहीं है, पूरा एकदम एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको आपका छूटना नहीं चाहिए, सभी क्वेश्चन को आप बनाएंगे।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। जस्ट प्रेम बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। ऑल द बेस्ट।